जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 9 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गाइज, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बैचेस को जो है वो जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर प्रॉपर जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाती है। और गाइज देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल के कुछ टॉपिक्स जो है वो बच गए थे। पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, ये दो टॉपिक्स थे। तो कल मैंने आपको बोला था कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है मुझे और देखने हैं। हालांकि देखने वाले कोई इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादा पॉइंट लगे नहीं मुझे, जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि यार जो न्यूज़ जो है वो आ सकती है, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बट बाकी वो मेन जो चीजें हैं। क्योंकि देखो ये बायोटिक रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आज की डेट में ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो बन गई है। आप में से शायद काफी सारे लोगों को पता होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब, जो मैं आपको कहा भी था कि कल आपको पढ़ के आना है, तो होपफुली आपने पढ़ा होगा। तो मैंने उसमें जो है वो ये चीज आपको बहुत क्लियरली जो है बताई हुई थी कि हम गलती सबसे बड़ी जो है वो क्या करते हैं कि जब डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन लिखता है, फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास गए कि यार पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि यार 3 दिन तक ये सुबह शाम ये दवा खाना। हमने 2 दिन तक वो दवा खाई और हमारा पेट दर्द जो है वो ठीक हो गया, और तीसरे दिन की दवा हमने स्किप कर दी। फिर अगली बार फिर जब हमारा पेट दर्द होगा तो हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, हम जाएंगे मेडिकल स्टोर। भैया से बोलेंगे भैया एक काम करो यार, वो दो दो दिन की दवा दे दो, कि हमारा तो 2 दिन में ठीक हो गया। दैट इज वेयर वी गाइज डू मिस्टेक। यहां पर हम गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर कोई डोज लिख रहा है दैट मीन्स वो डोज कंप्लीट होना जरूरी है। अगर वो डोज कंप्लीट नहीं किया गया तो बॉडी के अंदर मौजूद जो कीटाणु है वो मरेंगे नहीं, और वो मरेंगे नहीं तो एक टाइम के बाद जो है वो रेजिस्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आज की डेट में हम ऑल आउट लगाते हैं, उस ऑल आउट की मशीन के ऊपर आकर मच्छर बैठ जाता है, बोलता है उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मैं तो नहीं मरूंगा। क्यों? बिकॉज वो रेजिस्ट हो गया है। तो दिस इज द पॉइंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि आप बॉडी में एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, बट उस एंटीबायोटिक का बॉडी में कोई असर नहीं पड़ रहा। और सोचो, अगर कोई पेशेंट है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर उसको इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बट उसकी बॉडी में अगर वो चीज असर नहीं करेगी तो क्या उसका इलाज हो पाएगा प्रॉपर राइट टाइम पे? नहीं। और ऐसे ही केसेस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आप आने वाले समय के आप तो अधिकारी बनेंगे, तो आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, और ये नॉलेज को आपको स्प्रेड भी करना है। अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको क्लियरली बोलो कि भाई आप दवाइयां ले रहे हो तो कंप्लीट डोज डोज उसका कंप्लीट करो। इसलिए तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाले, फार्मासिस्ट वाले दवाइयां नहीं देते। बट हमारे यहाँ क्या है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम मेडिकल स्टोर वाले भैया के पास जाते हैं। अब भैया यार कल से सर दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। वो मेडिकल वाला भैया होता है, छोटू निकाल वो तीसरे डब्बे से 2 गोली निकाल के दे। बस यही गलती हो जाती है आप लोगों से। ये गलती नहीं करनी, ये गलती मैंने भी करी है, आप लोगों से क्या, मैंने भी करी है। मैंने नेक्स्ट लेवल गलती करी थी ये वाली, कि एक टाइम पर मुझे पेन किलर असर करना बंद कर दिया था। मेरे घर पे रात में 2-2 3-3 बजे एम्बुलेंस आती थी मुझे सुलाने के लिए, सिर्फ कि मैं सो पाऊं ढंग से। तो उसकी वजह भी सिंपल सी यही थी कि डॉक्टर के डोजेज अपन ने लिए नहीं, अपन खुद से जो है वो डॉक्टर जो है वो बन गए। तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना है भाई। डॉक्टर अगर कोई डोज दे रहा है तो उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है। तो एक स्टडी पब्लिश होती है गाइस द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि कौन सी स्टडी वगैरह पब्लिश हुई, ये वाली चीज नहीं आएगी। हालांकि आती है बट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आएगी। इन्होंने बोला कि मात्र 8% ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंडिया के अंदर 2019 में जो है वो सही तरीके से ट्रीट हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि लोगों की बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई है। एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करी है ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप के द्वारा, और फोकस किया गया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मैक्सिको के ऊपर। और यही बताया गया है कि सही तरीके से एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बॉडी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो बन गई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गई है। ये दवाइयों का असर जो है वो लोगों की बॉडी में जो है वो नहीं हो रहा है।
तो आओ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उसके रेजिस्टेंस को समझ तो चुके हो आप, सिर्फ एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कब होता है, जब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आएगा और वो बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, जैसे निमोनिया कर देगा, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस कर देगा, सेप्सिस कर देगा, है ना। ये इन्फेक्शन जो है उनको टाइम पर अगर एंटीबायोटिक थेरेपी के थ्रू ट्रीट नहीं किया गया तो बड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और जब इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं हो रहा इन इन्फेक्शंस का एंटीबायोटिक्स के बावजूद भी, तो ये समझ लेना कि बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो हो गई है। अब देखो एक और चीज हम लोग को देखनी होती है, बैक्टीरिया का नाम है कार्पा, कार्पा पेनेम्स। ये लिख लेना यार, कार्पा, कार्बा पेनेम्स, इसका नाम लिख लेना, कार्बा पेनेम। कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये न्यूज में था क्या है ये। तो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है सीवियर या हाई रिस्क इन्फेक्शंस के लिए। बाय द वे यार, कल तो मजा ही आ गया। किस किस ने न्यूज जो है वो देखी है कल की? कल मैं मान के चलो 2 ढाई, रात में 2:30-3 बजे तक जो है वो अपडेट्स देख ही रहा था कंटिन्यूअसली। पाकिस्तान बड़ा शाना बन रहा था, उसने हमारे कितनी 14-15 सिटीज को टारगेट किया था। तो देखो हमने पलट के उसकी जो बैंड बजाई, हमारी नेवी तक जो है वो रेडी खड़ी थी। मतलब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। अब पाकिस्तान समझ रहा है, पर पता है उसके पीछे चाइना खड़ा हुआ है। चाइना बार बार जो है वो उसको बत्ती दे रहा है, बोल रहा है कि तू तो मार, मैं हूं ना तेरे साथ। अब वो चाइना को फोन करके अब पाकिस्तान जो है बोल रहा है कि साले तेरे चक्कर में यहाँ पर बैंड बज गई, बेइज्जती अलग हो रही है पूरी दुनिया भर में, इतनी पिटाई हो गई है। उनका हमारे पास एक प्रिजनर ऑफ वॉर भी तो आ गया ना, पायलट आ गया ना एक अपने पास। बट देखो इंडिया की कितनी अच्छाई चीज, अभी तक तो लोगों ने उस पायलट की वीडियोस वगैरह सब वायरल जो है वो कर दिए थे पाकिस्तान ने। इंडिया ने अभी तक जो है वो नहीं किया, अवॉइड किया है। लोकल लोगों ने किया है तो उसके तो आ गए हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज प्रिवेसी मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वो चीज जो है फॉलो करते हैं, जेनेवा कन्वेंशन को प्रॉपर तरीके से। बट ये लोग साले नहीं करते थे ना, इनको मतलब ही नहीं था। बट अब इनको अब समझ में आ जाएगी कि इंडिया से पंगा लेने का मतलब जो है वो क्या है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, समझे? जब कोई बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स के बावजूद सरवाइव कर लेता है। अब देखो होता बताऊं क्या है, आप प्रॉपर जैसे 3 दिन के डोज है एंटीबायोटिक, आपने 2 दिन का लिया, अब वो बैक्टीरिया पूरी तरह से मरा नहीं, वो जख्मी पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, फिर वो धीरे से सरवाइव हो जाएगा। अब उसने एक बार बैक्टीरिया का स्वाद तो चख ही लिया है, तो दूसरी बार जब वो सॉरी एंटीबायोटिक्स का स्वाद तो उसने चख ही लिया, अब दूसरी बार जब बॉडी में एंटीबायोटिक्स आएगी उसको पता लग जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं हो रहा भाई। अब होता नहीं है कि, जैसे यू नो वेरी वेल कि ऑल आउट वाला, जैसे मैंने एक एग्जांपल जो है वो दिया था, मेरा खुद का ही एक एग्जांपल था यार। एक टाइम पर मैं एक पेन किलर से जो है वो मुझे पेन खत्म हो जाता था, बट मैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के वो पेन किलर खा रहा था। फिर एक टाइम आया कि मुझे दिन की 2 पेन किलर्स लेनी पड़ी, फिर एक टाइम आया दिन की 3 पेन किलर्स लेनी पड़ी, फिर हफ्ते में एक बार पेन किलर के इंजेक्शन जो है वो मैं लगाता था, स्टीरॉयड इंजेक्शन, जिससे मेरा दर्द जो है वो खत्म रहे। फिर उसके बाद वो इंजेक्शन ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने बायोलॉजिक्स लगवाए, जर्मनी से इंजेक्शन आए थे मेरे, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का इंजेक्शन था, इन्फ्लेक्सीमैब रेमिगेड उसका नाम था। 44,000 का एक इंजेक्शन आता, उससे मुझे ऑफर चल रहा था 1+1 का। अब देखो इंजेक्शन में भी ऑफर थे, क्या करें। 12 इंजेक्शन लगे थे मुझे, लाखों का इलाज। तो वो चीजें भाई गड़बड़ी अगर कर देते हो ना तो लफड़ा हो जाता है। अब आप एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं इंडिया की तरफ से। ये लिखी ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो लिखी है ना, ये तब होता है जब बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाता है। जो पहले उसको एंटीबायोटिक्स दी थी, अब उस एंटीबायोटिक्स का अब उसको नेक्स्ट टाइम असर जो है वो पड़ेगा नहीं। इसलिए लोग लंबे समय तक हॉस्पिटल्स में रहते हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ही कि लाखों का मेरा मेडिकल कॉस्ट जो है वो चला गया था। बट हाँ, मेरी प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट थी यार, रेयर डिजीज थी, क्योंकि जो डॉक्टर्स की दवाई थी उससे भी ठीक नहीं हो रहा था मैं, इसलिए मैंने फिर ये उटपटांग टेक्निक्स करना शुरू किया। अब कुछ स्टैटिस्टिक इंडिया की तरफ से हम देखेंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। इंडिया के अंदर 10 लाख से ज्यादा, एस्टिमेटेड 15 लाख है, उनमें से 10 लाख से ज्यादा ये कार्पा पेनमिन पेनिम कार, कार्बापेनम रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी मैंने बताया ना आपको उसके बारे में लिखवाया, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हम लोग को देखने को मिलता है कि पूरे दुनिया भर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बर्डन जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा है पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में। 1.3 लाख ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हुए हैं अक्रॉस ऑल कंट्रीज, जो स्टडी जो है वो की गई। बहुत इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। कितने केसेस इंडिया के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर वो है टाइजी
साइक्लाइन, टाइजी साइक्लाइन, टाइगे साइक्लाइन, है ना, ये सीवियर इन्फेक्शंस के लिए जो है वो दी जाती है। अभी अभी के लिए ये वाली एंटीबायोटिक लिखने की जरूरत नहीं है। मृत्यु दर पता है इसके कारण लोगों की डेथ तक हो जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एस्टिमेशन ये है कि इसने 1.1 मिलियन डेथ हर साल ये कर रहा है, 1990 से लेकर 2021 तक में। सोचो, 1.1 मिलियन, समझ रहे हो, 11 लाख, 11 लाख लोगों की मौत हो रही है हर साल इस इशू के कारण। HIV एड्स जिनको है, मलेरिया जिनको है, उसके कारण लोगों की मौत हो रही है। क्यों? क्योंकि इ- इसको सप्रेस करने की दवाइयां जो है वो जो वो खा रहे हैं, वो बॉडी में काम ही नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी एंटी बायोटिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन चुकी है। लैंसेट स्टडी ने ये बताया कि अप टू 40 मिलियन लोग मर सकते हैं पूरे दुनिया भर में 2050 तक। ये वाला आंकड़ा लिख सकते हो आप, अच्छा लगेगा एक फैक्ट। साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा डेथ हो सकती है, लैंसेट बोल रहा है। खर्चा बढ़ता है इससे यार, बहुत सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है हमारा, है ना, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया जाता। एंटीबायोटिक की सेल्स पर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, किसी को भी बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की जो है वो दवाई दे दी जाती है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना, ये मेडिकल स्टोर्स वगैरह, इसको मॉनिटर करना जरूरी है, या इस पर अच्छी निगरानी करके इनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज है वो इम्पोज करना जरूरी है, अगर ये बिना किसी, क्योंकि देखो आज की डेट में आप देखते होगे, पता है आपको, शायद आप लोग को रियलिटी पता होगी कि ये लाइसेंस बिक जाते हैं। फार्मेसी के जो लाइसेंस होते हैं ना, ये बिकते हैं। मतलब एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपनी फार्मेसी कंप्लीट कर दी है, मतलब कि अब वो एलिजिबल है कि वो बैठ कर अपनी शॉप खोलकर मेडिसिन बेच सकते हैं, है ना। वो बताऊं क्या करते हैं, ये अपने मेडिकल के सर्टिफिकेट को 4 से 5 दुकानदार को जो है वो बेच देते हैं कि महीने का 25,000 रुपये मुझे देना। बिकते हैं, इतने में बिकते हैं, 20-25 हजार में बिक जाते हैं। कुछ कुछ लोग 5-5 8 हजार में भी बेच देते हैं। अब दुकानदार जो है उसको तो सिर्फ लाइसेंस से मतलब था, अगर इंस्पेक्शन करने वाले आते भी हैं तो बोलता है कि अरे भैया वो खाना खाने गए हैं, रुक जाओ वो आ रहे हैं। वही बैठते हैं यहाँ पर, और वो बैठता नहीं है बंदा, बैठ कौन रहा है, लड़के बैठ रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में फार्मेसी की किताब नहीं उठाई होगी, बट उनको नॉलेज अच्छा रहता है क्योंकि रेगुलरली वो कर रहे होते हैं। बट क्या होता है, एक होता है नॉलेज और एक होता है पढ़ने के बाद सर्टिफाइड नॉलेज। तो आप मुझे खुद बताओ कि आप किसी झोला छाप डॉक्टर से जो है वो इलाज करवाओगे, या एक सर्टिफाइड डॉक्टर से जो है वो इलाज करवाओगे? कई बार सच बताऊं तो वो झोला छाप डॉक्टर जो होता है ना, वो सही इलाज बता देता है, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं बता पाते हैं। ये भी एक इशू है हमारी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि सर्टिफाइड डॉक्टर्स MBBS बैठे हुए हैं, मुन्ना भाई वाले। तो ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है भाई AMR, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है, ग्राउंड लेवल तक, स्ट्रीट लेवल तक। और आज की डेट में बहुत तेजी से डायग्नोस्टिक टूल्स हम लेकर आए कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लें और उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करें। लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि भाई वो अपना पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, पूरे डोजेस प्रॉपर लें। AMR पता है क्वालिफाई कर रहा है कि ये स्लोली मूविंग बायोलॉजिकल हजार्ड है, इसको जल्द से जल्द इसको मैनेज करना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत बुरी स्थिति कर देगा। और देखो लिखा भी है, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में शामिल करो, मतलब ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय की आपदा है। प्रिपेयर रखना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है इससे। जियोनॉमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस के पैटर्न को ट्रैक करने में हेल्प करेगी और उस अकॉर्डिंग फिर हम दवाई जो है वो तैयार करें। बट यस, इन सभी चीज में सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। यस, बस दैट्स इट। तो ये वाला टॉपिक था कहीं जिसके बारे में एक आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। और जैसे कि भी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, बहुत आंधी तूफान बारिश एकदम से जो है वो आ गई है, बेमौसम। जनरली जून के फर्स्ट वीक से जो है वो मानसून का आगमन शुरू होता है, बट यहाँ पर कैसे है, मई मंथ में ही हम लोग को कैसे देखने को मिल रही है। लिखा है 2 मई को दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में हैवी रेनफॉल हुई, बहुत तेज हवा चली। मेरे यहाँ पर, मैं भोपाल में रहता हूँ, यहाँ पर भी बहुत तेज हवा चली।
है, बहुत बुरी स्थिति जो है वो हो गई, फ्लाइट डिस्टर्ब हो गई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और ये जो अनसीजनल रेंज जो थी वो किसके कारण ट्रिगर हुई? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस का रिजल्ट है। आपने देखा होगा कई बार जो है वो सर्दियों के समय पर ओले गिरने लगते हैं, देखा है? वो भी मेडिटेरेनियन सी में डिस्टरबेंस के कारण होता है, जिसको अपन वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो कहते हैं। तो रीसेंट स्टडी यही बता रही है कि क्लाइमेट चेंज जो है, ऑब्वियस ही बात है कि चीजों को ऑल्टर कर रहा है। ये पूरी चीजें जो हो रही है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है, जिसको हम कई बार अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी जो है वो कहते हैं, जो पूरे दुनिया भर में हम लोग को नजर आ रही है। यस। तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो गाइस वेस्टर्न डिस्टरबेंस है क्या एग्जैक्टली, ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएस पेपर 1 के अंदर ये चीज आपको जो है वो कवर करवाई जाती है ज्योग्राफी में। राइट, और उसके नोट्स वगैरह पूरे जो है वो तरीके से लिखवाए जाते हैं। और क्योंकि जनरल स्टडीज तो आपको पढ़नी है, और ये आपका जो लेक्चर चल रहा है ये करंट अफेयर्स का लेक्चर चल रहा है, तो आई डोंट वांट यू कि आप अपने नोट्स जो है वो अननेसेसरली ज्यादा जो है वो बनाएं। सिर्फ ध्यान से सुनो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि मतलब कहीं ना कहीं नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे वेस्ट साइड में, हमारा वेस्ट साइड जो है वो कौन सा है? यूरोप कंट्रीज वाला एरिया है ना। तो इन क्षेत्रों में जब किसी भी प्रकार से मौसम में चेंजेस आ जाते हैं अचानक से, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहली चीज, तो पहला पॉइंट क्या है? ये एक प्रकार का साइक्लोन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट, चक्रवात है ये, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये ईस्ट की तरफ जो है वो मूव करता है, यानी कि हमारी तरफ आ रहा है वेस्ट से। और ये देखो मेडिटेरेनियन सी पे, कैस्पियन सी पे और ब्लैक सी पे ओरिजिनेट होता है। मतलब हमारे जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है वहां पर जब डिस्टर्बेंस होते हैं विंड में, और विंड में डिस्टर्बेंस होता है, साइक्लोन आ रहा है, और वो ईस्ट की तरफ जब आता है तो वो अपने साथ हवा लेकर आएगा, बारिश लेकर आएगा। तो इसी चीज को हम जो है वो बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखो लिखा है, ये मॉइस्चर समुद्र से जो है वो पिक करता है, अरेबियन सी से पिक करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने से पहले। ये बात आपको बताइए। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ये कैसे होते हैं? जो पोलार और ट्रॉपिकल एयर मासेस के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, और फिर वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के थ्रू जो है वो ईस्ट की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी जाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली बस ये चीज ध्यान में रखो कि जब यूरोप का मौसम खराब होता है, जब वहां पर चक्रवात की स्थिति बनती है, तो वो चक्रवात जो है वो वहां से मॉइस्चर कलेक्ट करके इंडिया के अंदर तूफान और बारिश जो है वो करवाता है, जिसका रिजल्ट अभी हम लोग को कुछ दिनों पहले देखने को भी मिला। ठीक है। तो ये हाई एल्टीट्यूड फास्ट मूविंग विंड सिस्टम जो है वो लो प्रेशर एरियाज तैयार करती हैं उनके अंदर, और वेस्टर्न हिमालयस और एडजॉइनिंग रीजन्स को जो है वो अफेक्ट करती हैं। ठीक है। देखो दिसंबर से लेकर मार्च में, अभी आपको बता रहा था कि अक्सर ठंडियों के समय पर अचानक से मौसम खराब होता है, बट अभी एकदम से गर्मी के समय पर हो गया, तो ये उसकी उसका रीजन ही जलवायु परिवर्तन है। इसका इम्पैक्ट यही होता है कि सर्दियों में रेनफॉल होती है, बर्फ जो है वो पड़ती है ना। इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक्सट्रीम समर हीट जो होती है कई बार नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में होती है, क्योंकि आपको पता होगा अभी जब से बारिश हुई तो कितनी राहत मिली। बट आपको पता है कि बारिश लेटेंट हीट होती है। बारिश की बूंदें जो होती है ना, ये अपन को लगता तो है ठंडक दे रही है, बट वो कुछ समय की होती है, बट ये लेटेंट हीट इसको कहते हैं। ये बूंद अपने साथ जो है वो कहीं ना कहीं हीट जो है वो लेकर आती है। जब आप ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ोगे तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, इसलिए क्लैरिटी के साथ तैयारी करो। इन दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग को अभी देखने को मिला, कितना खतरनाक तूफान जो है वो चल रहा था। कई बार फ्लड्स, बाढ़ आ जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में। ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। अब देखो एयरपोर्ट्स अभी हमने बंद किए थे, है ना, मतलब डिले हो गई थी फ्लाइट्स वगैरह। मॉनसून पैटर्न इसमें कई बार जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, बट अभी तो हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि इस बार तो नॉर्मल मतलब से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है बारिश। अब देखो क्या होता है। अब क्लाइमेट चेंज और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करें तो देखो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो जनवरी 2025 से हम लोग को देखने को मिल रहा है। मार्च और अप्रैल में जो है वो नजर आ रहा है। इंटेंसिटी इनकी इंक्रीज हो गई है। मई जून जुलाई पर भी नजर आ जाते हैं।
जनरली ये पहले सर्दियों में नजर आते थे, अब गर्मियों में भी नजर बहुत ज्यादा आ रहा है। 2024 की स्टडी पब्लिश हुई थी वेदर एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स में, इन्होंने कंफर्म किया कि ये शिफ्ट जो है वो 70 साल से अधिक वर्षों से हो रहा है। और ये ऑब्वियसली ये परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जेट स्ट्रीम और स्ट्रांग जो है वो हो गई है ना। और रैपिड वार्मिंग, बहुत तेजी से अरेबियन सी जो है वो गर्म हो रही है। सी सरफेस टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है, उसका रिजल्ट यही हो रहा है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है ना। जोग्राफिकल रीच जो है वो बढ़ती जा रही है इसकी। पहले एक छोटे से एरिया पर होता था सिर्फ, अब अलग अलग एरियाज पर हो रहे हैं, बड़े एरियाज पर हो रहे हैं। राइट, तो ये सब इसकी जो पूरी कहानी है वो इसी की है, जलवायु परिवर्तन की। और देखो ये वाला टॉपिक तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, पढ़ने के लिए जो है आपको कहा था। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट याद आ रहा है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि ये पुराना टॉपिक अभी चल रहा है। अब अपन आएंगे आज की डेट यानी कि 9 मई के टॉपिक्स के ऊपर। तो गाइज देखो, ये 9 मई की पीडीएफ मैंने आपके लिए ओपन जो है वो कर दी है। और ये वाले, ये है ज्ञान सर, और ये दिए गए नंबर हैं जहां पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज भी कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे, कुछ कल के लिए जो है वो छोड़ेंगे। राइट, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आज के, और मतलब समय जो है वो उतना जो है वो रह नहीं पाएगा, इसलिए कल जो है वो मैं कंप्लीट जो है वो करवा दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। एक मिनट रुक जाओ, आपके पहले मैं कमेंट जो है वो देख लेता हूँ कि आपने जो लास्ट लेक्चर में कमेंट्स किए हुए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो श्रेया तिवारी का आंसर आया है, वेरी गुड। अंजलि सिंह का आया है। ईशा ठाकुर, प्राची वर्मा रेगुलर रहो, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सर मुझे 2025 का प्रीलिम्स देना है, तो क्या मेंस की आंसर राइटिंग बंद कर देनी चाहिए अभी से? 2025 यूपीएससी या यूपीपीसीएस, इसको प्लीज कंफर्म किया करो। अगर यूपीएससी का देना है तो भाई अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं। 25 मई को यूपीएससी का आपका एग्जाम है, तो अभी नहीं। देखो सिंपली मैं आपको समझाऊं, तो एग्जाम के मतलब 2 महीने पहले से जो है वो आपको कंप्लीटली मेंस की प्रैक्टिस छोड़कर सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम के 2 महीने पहले से आपको सिर्फ पूरा फोकस रखना है, 100% फोकस रखना है पढ़ने के ऊपर, नहीं प्रैक्टिस करने के ऊपर। क्योंकि पढ़ने का समय जो था वो तो आपने यूटिलाइज कर ही लिया होगा अच्छे से, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हो तो इसलिए एग्जाम के 2 महीने पहले का जो समय होता है वो तो भड़ाभड़, मतलब दिन के 500-500 क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा रहता है। अपनी गलतियां देखो, अपने आप एनालाइज करो, है ना, अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को क्वेश्चन से ही रिवाइज करो चीजों को। तो 2 महीने से लगातार प्रैक्टिस, मतलब देखो 2 महीने में 60 दिन होते हैं, है ना, 60 डेज मोटे मोटे तौर पर अगर ले लें तो 60 दिन होते हैं। और 60 दिन में अगर आप 500 क्वेश्चंस पर डे की प्रैक्टिस कर लो, चलो 500 नहीं यार, अगर 100 भी क्वेश्चंस कर लो ना तरीके से, तो भी आपने जो है वो कितने क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, हर दिन का एक क्वेश्चन पेपर। और उसमें अगर 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शंस को भी आपने ढंग से जो है वो पढ़ लिया, तो 2400, 2400 नहीं सॉरी 24,000 के आसपास जो है वो आपकी टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना बड़ा अमाउंट है भाई, तो ये चीज देखिए ना आप। तो भाई करना जो है वो शुरू करो, प्रैक्टिस एग्जाम के 2 महीने पहले से। बहुत बढ़िया। और आयुषी सिंह के भी आंसर्स आए हैं। पायल भारती, वेरी गुड। चलिए, अब ये वाले टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। अब देखो, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज बढ़ती जा रही है भाई, मतलब सिंपली ऐसी बीमारियां जिन्हें हम वैक्सीन देकर खत्म कर सकते हैं, बट वो बीमारियां बढ़ रही है। तो इसमें गलती कहां पर है? गलती है प्रशासन की। बोलो हाँ या ना? प्रशासन की गलती है कि नहीं? यस, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस मिस्टेक की गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, कि वैक्सीन का एक्सेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, अवेयरनेस नहीं हो पा रही, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। तो ये चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो ये चैलेंजेस, ये बिल्कुल जैसे ही ऐसा कोई टॉपिक, आप देखो मैंने कुछ इस टॉपिक को पढ़ाया कि आपको नहीं ना, मैंने सिर्फ टॉपिक की हेडलाइन बोली और ये चीज हमारे दिमाग में चलने लगी।
यही चीज करनी है आपको सिविल सर्विसेज के लिए कि आपने आपके सामने टॉपिक आया, आपके दिमाग में पॉइंट्स रेडी हो गए। तो एक जॉइंट वार्निंग इशू करी है डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, गावी ने। ओवर रिसर्जेंस बढ़ रही है वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां, जैसे मीजल्स, मेनिंगिटिस। ये पता है कौन सी बीमारी होती है? ब्रेन ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है इसमें, येलो फीवर। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो वैक्सीन से खत्म किया जा सकता है। और ये बताया जा रहा है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सही तरीके से हो नहीं रहे, यानी कि वैक्सीन देने वाले प्रोग्राम सही तरीके से हो नहीं रहे। डोनर फंडिंग जो है वो कम हो गई है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी जा रही है ना। कोविड 19 पेंडेमिक जो है उसका ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नजर आ रहा है। कोविड 19 पेंडेमिक को तो अब मुझे लग रहा है कि यार भाई लोगों ने बहाना बना लिया है। कोई भी चीज अगर लोगों की लाइफ में खराब हो रही है ना, तो लोग एक ही चीज के साथ लिंक कर रहे हैं, यार कोविड। कोविड नहीं होता ना तो मैंने तो भाई क्या नहीं कर लिया होता अपनी जिंदगी में। अबे बेवकूफ, बहाना। बहाना देने वाले लोग बहुत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ 108 कंट्री में, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। और ये बताया गया कि नियरली हाफ, 50% कंट्रीज जो है वो मॉडरेट टू सीवियर डिसरप्शन इन वैक्सीनेशन कैंपेन फेस कर रही हैं। कि भाई ना, मतलब 50% से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ना सही तरीके से वैक्सीन का कैंपेन चल रहा है, ना सही तरीके से बीमारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर मीजल्स जो है वो सन 2000 में एलिमिनेट हो गया, लिख लेना ये वाला पॉइंट। ठीक है। और 2000 में खत्म करने के बाद मई 2025 में 935 केसेस जो है वो देखने को मिले। 2024 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात है भाई। तो सोचो जब इन कंट्रीज का ये हाल है तो हमारे यहाँ क्या होगा। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां क्या होती है तो पता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं। ऐसी बीमारियां जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है, एज सिंपल एज दैट। क्या पढ़ना है इसमें, है ना। और ये बीमारी जो है वो आज की डेट में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव, GPEI, इसने नए पोलियो के केसेस जो है वो अफ्रीका के अंदर देखे हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से आप वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हो। 14.5 मिलियन बच्चे जो हैं उनको ऑल रूटीन वैक्सीन उनकी मिस हुई 2023 में। 2022 के कंपैरिजन में ये बहुत बढ़ गया। 2019 में और बढ़ा। 2019 में 12.9 मिलियन बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, 13.9 मिलियन बच्चों को 2022 में नहीं मिली, और 14.5 मिलियन बच्चों को 2023 में नहीं मिल रही है। WTO मॉनिटर कंट्री से जो भी, यानी कि WHO, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रीज के ऊपर निगरानी रखती है, उसमें 50% से ज्यादा में हमें बहुत बुरी स्थिति देखने को मिल रही है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के मामले में, यानी कि वैक्सीनेशन सर्विस के मामले में। यूनिसेफ ने वार्निंग दी है कि 15 मिलियन बच्चे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, यानी कि जहां पर वॉर्स वगैरह हो जाते हैं ना, वहां पर बुरी तरह से अफेक्टेड है और रिस्क में है। बहुत बुरी स्थिति। वैक्सीनेशन क्या है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। वैक्सीनेशन में हम बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिव या इनएक्टिव वायरस जो होता है ना उसको शामिल कर देते हैं, जिससे कि बॉडी हमारी जो है वो उस वायरस को पहचान ले, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। T सेल्स बोलते हैं ना अपन, ये हमारी एंटी बॉडीज जो है वो बेसिकली T सेल्स होते हैं, जो अटैक जो है वो करते हैं, जाकर चिपक जाते हैं किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से, और फिर उस पर उसको ब्लास्ट कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो एक प्रकार से सिर्फ हमारा जो S-400 जो आपने देखा ना अभी आज की डेट में, उसका नाम सुन रहे होगे, जिसने कल की डेट में, कल रात में जो है वो पाकिस्तान की ड्रोन्स को जो है वो उड़ा दिया, है ना। पाकिस्तान के ड्रोन्स हमारी तरफ आ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसलमेर में। हमारा S-400 एक्टिवेट हुआ और खट 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 उड़ा दिया, जो हमने रशिया से लिया था। फायदा तो दिया। देखो यही सब चीजें होती है डिफेंस की। लोग बोलते हैं ना कि भाई डिफेंस पे इतना खर्चा क्यों करना चाहिए, खर्चा क्यों कर रहे हैं दूसरी चीजों पे करो। बैलेंस, डिफेंस पे खर्चा करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। याद हो तो मैंने अभी कम से कम 25-30 दिन पहले इस टॉपिक पर एक चर्चा करी थी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डिफेंस पे खर्चा करना है, एजुकेशन पे, बोथ, या हेल्थ केयर पे, एवरीथिंग बैलेंस खर्चा होना जरूरी है। डिफेंस पे भी खर्चा बहुत जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन रखना जरूरी है। डिटरेंट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जरूरी है। अब वक्त आने पर देखो काम आया कि नहीं आया S-400, बिल्कुल आया। काफी लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। मैं खुद कई बार
कुछ लोगों के साथ बैठता हूँ जो बिजनेस की फील्ड से होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऐसी बातें नहीं करते हैं, बट बिजनेस वाली फील्ड वाले लोग ऐसी जरूर बात करते हैं, बिजनेस फील्ड, कंस्ट्रक्शन फील्ड के जो लोग होते हैं ना, कॉमन मैन नहीं कहूंगा जिनको मैं, जो अभी ब्यूरोक्रेसी की फील्ड से नहीं है, तो वो बोलते हैं कि अरे देखो यार, सरकार फालतू में इतना मिसाइलों पर देखो कितना खर्च कर रही है, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। बेटा अगर खर्च नहीं कर रही होती तो बेकसूर लोग जो है वो उड़ गए होते आज की डेट में, जो पाकिस्तान ने कल हरकत करी थी जिसके चलते। और हमने सबक सिखाया कि नहीं सिखाया पाकिस्तान को, देख लो। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो S-400 बाहर कर रहा है वही बॉडी के अंदर हमारी एंटीबॉडीज करती है, कि बाहर से कोई भी चीज बॉडी के अंदर अगर आती है और उसको लगता है कि ये बॉडी की नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम का S-400 एक्टिवेट हो जाता है और वो जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। समझे आप? टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझना सीखो बस। वैक्सीन जो है वो 4.2 मिलियन डेथ हर साल जो है वो प्रिवेंट करती है अक्रॉस 14 मेजर डिजीजेस। तो जो वैक्सीन से कितनी डेथ प्रिवेंट हो रही है, बट फिर भी मीजल्स मीजल्स रुबेला याद आ रहा है, इसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले भी हमने कवर किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टीमेट लगाया कि हर $1 जो है वो वैक्सीन के ऊपर स्पेंड होता है, वो $54 का इकोनॉमिक बेनिफिट रिटर्न प्रोवाइड कराता है। लिख लेना, अच्छा लगेगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे कि कैसे $54 का बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। भाई आप $1 खर्च कर रहे हो वैक्सीन में, तो कैसे आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है? तो ये चीज जो है वो आप मुझे बताएंगे। अब देखो क्या क्या चैलेंजेस आज की डेट में हो रहे हैं, तो देखो पहली चीज तो उन्होंने बोल ही दिया कि कोविड 19, देखो यस माना दिक्कतें हुई, बट अब कोविड 19 का बहाना देना बार बार क्या सही है क्या? भाई कोविड 19 था वो 2020-21 मान लो, चलो आप भाई अभी 25 चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार जो है वो ये कोविड 19 का बहाना ही दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, बाकी आप अपना बताइएगा। बट हाँ, उस समय जिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो तो ऑब्वियस ही बात है, अफेक्ट तो होगा ना, बट उसको ठीक भी किया जा सकता है भाई। 2023 ये लिख लो, बिग कैचअप इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया था बैकलॉग को एड्रेस करने के लिए। यही तो है, कोविड 19 के इशू को एड्रेस करने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लेकर आए, उस इनिशिएटिव को ही आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो पुराने क्या करोगे आप? फंड्स की दिक्कत है ना? फिर मिस इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन से हेजिटेंसी, आपने देखा हो कोविड तक की वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे थे, और इवन काफी सारे लोग तो बोल रहे थे कि सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हम गरीबों को वैक्सीन देने के मार देने का था कि नहीं? और इवन आज भी अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कोविड की वैक्सीन। कि कोविड की वैक्सीन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, पहले तो मैं बहुत तेज था, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल सकता था, मुझे लगा दी इन लोगों ने कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के बाद तो मेरा को याद ही नहीं रह पा रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारे इश्यूज हैं, यू नो अबाउट इट। और इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है, तो इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 26 मिलियन बच्चे और 34 मिलियन प्रेग्नेंट महिलाओं को हर साल टारगेट करता है। लिख लेना ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए गाइस। कंट्री पोलियो फ्री हमारी डिक्लेयर हुई कब, ये आपको बिल्कुल ईयर पता होना चाहिए। और मैटरनल और नियोनाटाल टिटनेस हमने 2015 में एलिमिनेट कर दिया था। वैक्सीन जैसे कि पीसीवी, रोटा वायरस, है ना, इसके अलावा मीजल्स रुबेला, ये बेसिकली यूआईपी के अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये इसका डेटा कहता है कि इंडिया का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो 76.1% है। मतलब हर 4 में से एक बच्चे जो है वो अभी भी एसेंशियल वैक्सीन मिस कर रहा है। ये पॉइंट लिखेंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च हुआ था, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को टारगेट किया गया था कि उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देना है। तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाना है, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना है, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे करने जरूरी हैं। अगर हमने बोला है कि हम लोग को 500 मिलियन बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और 8 मिलियन जान बचानी है 2030 तक, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई उसके लिए हम काम तो करें। हमने टारगेट सेट किया है कि आज हम जो है वो ये टॉपिक पढ़ेंगे, बट हम उस टॉपिक को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, तो टारगेट कैसे फिर अचीव होगा? नहीं ना, दैट इज द इशू। तो गाइज
आज थोड़ा टाइम का इशू हो गया है, तो मुझे यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। और मैं कल वाला वीडियो थोड़ा सा जो है वो लंबा बना के दोनों दिन का जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। आई नो कि अप्रैल के कुछ टॉपिक्स जो है बचे हुए हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मैं एक दिन वीडियो बनाकर आपको जो है वो दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए उस चीज के। तो अब इस टॉपिक को हम लोग जो है वो कल कवर अप करेंगे गाइस, कल के लेक्चर में। और कल का थोड़ा सा शायद लेक्चर बड़ा जो है वो बनेगा, हो सकता है कि 1.5 घंटे का कुछ लेक्चर जो है बन जाए। 1.5 घंटे का तो नहीं बनेगा वैसे, मेरे हिसाब से 1 घंटे का बनना चाहिए कल प्रॉपर। चलिए, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।